हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं और ये हमारे एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अब हम जानेंगे। देखिए, क्या होता है, जैसे अगर आपने हिंदी में मुहावरे या लोकोक्तियाँ सुनी हैं, तो हम अपने लोकली कुछ मुहावरे बोलते हैं जिनका मीनिंग उनके जो वास्तविक जो अर्थ है उससे थोड़ा अलग होता है, राइट। तो आपको ऐसे हिंदी में आपको कोई भी ऐसा मुहावरा ले लीजिए, तो उसका जो अर्थ होगा उस मुहावरे के जो शब्द दिए हैं उनसे अलग होता है। सेम ऐसे ही इंग्लिश है। देखिए, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अगर आपको ये याद होना चाहिए, जैसे ये पता होना चाहिए कि हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और ऐसे ही वर्ल्ड में दूसरी अदर लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुआ, जो लैंग्वेज इन्वेंट की गई और इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये ज़रूरत के हिसाब से हुआ। यानी ह्यूमन को कम्युनिकेट करना था, उन्हें अपनी ज़रूरतें, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी आपस में एक दूसरे से। क्योंकि आपको पता है, ह्यूमन जो होता है वो एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में रहता है। तो जब वो व्यवहारिक जीवन में रहता है तो उसे अपनी ज़रूरतें और अपनी बातों को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। उसका एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम बना लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ऐसी ही इवॉल्व करती रही। अब हमारे यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदी का इवोल्यूशन हुआ संस्कृत से, उसके बाद हिंदी, पाली, इस तरीके से हिंदी जो आज की लैंग्वेज है वो हमारे पास बनी। ऐसे ही इंग्लिश जो थी वो आपको पता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हुआ। यूरोपियन के अंदर और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, स्पेनिश है, जर्मन है और बाकी की फ्रेंच है, तो इस इटालियन है, तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो वहाँ उनमें से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का वहाँ पर इवोल्यूशन हुआ। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे टाइम के साथ अपडेट होती रही, या फिर जब लैंग्वेज आई थी, जैसे इंग्लिश से पहले लैटिन थी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमने ली जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते रहे। तो यानी वहाँ पर भी कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हुए जिनका, उनके जो शब्द हैं, वास्तविक जो शब्दों का जो अर्थ बनता है उनसे अलग होता है, जो उनका अर्थ निकलता है। तो इसी तरीके से हमें ये पढ़ना होता है। अब ये पढ़ना क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न है। तो जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हो इंग्लिश का, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हो या नोवेल पढ़ते हो, वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हो और उसको समझते हो। इसीलिए उसका ग्रामर और वोकैब और बाकी का जो रीडिंग सेक्शन है उससे आप रूबरू होने का मतलब है क्या है, फेमिलियर हो। अब ऐसा क्यों उम्मीद किया जाता है? तो जब भी आप रीडिंग करते हो, आपको कहीं ना कहीं ईडियम्स या फ्रेजेस से आपको स्ट्राइक होते हैं या आपको वो मिलते हैं। अगर आपको उनका मीनिंग पता होता है तो आप से जो राइटर कहना चाह रहा है, जिसने वो लेख लिखा है या फिर जिसने वो पाठ लिखा है, आप उसका मीनिंग समझ पाते हो। अगर आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो तो ही आपको वो जो पूरा पैसेज है, जो अर्थ है, राइटर जो अर्थ आपको बताना चाहता है राइटर, वो समझ पाओगे। तो ऐसे ही एग्जामिनर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम एक्टिव रीडर हैं इंग्लिश के, और हमें इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है। और इस समझने के लिए वो हमसे वोकैब में सिनोनिम्स को भी टेस्ट करता है, यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, राइट, विपरीत शब्द जिसे हम बोलते हैं, और हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी हमसे टेस्ट किया जाता है। तो 3 या 4 या फिर कभी किसी एग्जाम में 5 के या 1 या 2 इस तरीके से इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, और इडियम फ्रेजेस आना कॉमन सी बात है और ये आएंगे। और इसीलिए आप जितना से ज़्यादा हो सके इडियम फ्रेजेस को पढ़ें, और इसको डेवलप करने का एक और तरीका, या तो आप इनको पढ़ने की कोशिश करें। अब उनके बाद आपने उन्हें पढ़ा और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करें अपने डे टू डे लाइफ में। दूसरा तरीका होता है रीडिंग करने का। तो आप देखिए, रीडिंग के लिए मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए बताऊंगा, आप फिक्शंस पढ़िए, राइट। फिक्शंस क्या होते हैं? देखिए, फिक्शंस का मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरीज, या जो राइटर जो अपनी इमेजिनेशन से लिखता है। तो जब राइटर से इस तरीके से फिक्शंस लिखता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे वो फ्रेजेस और इडियम्स को यूज करता है। नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हो, वहां पर भी आपको इडियम्स मिल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को डेवलप करना है। यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करेंगे उनको तो पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिक किया हुआ है, उनको लिया गया है कि इस तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूरी संभावनाएं आगे भी पूछे जाएंगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा हार्डवर्क करना है, इनपुट डालना है। इनपुट ये है कि आपको रीडिंग करनी है, जितना ज़्यादा हो सके एक्सटेंसिवली रीडिंग करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। रीडिंग करने से क्या होगा, आपके डायमेंशंस खुलेंगे, आपको और भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पता होगा, और आप इजीली कर पाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो पहला इडियम होता है हमारा लाइक अ केक वॉक। देखिए, लाइक अ केक वॉक का मतलब ये नहीं है कि केक का रास्ता हो गया। मैंने आपको बताया था ना, जो इनके शब्द हैं उनके अर्थ पे मत जाइए, इनका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क, आसान सा काम। ऑल आइज,
ऑल आइज का मतलब ये नहीं है सभी आंखें, ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग एगरली, यानी एकदम एगरली तरीके से देखना किसी को, राइट। ऑल आइज, देखिए ऑल आइज ऑन मी, ऑल आइज ऑन मी अगर आपने इसको सुना है या फिर एक सॉन्ग भी ऑल आइज ऑन मी, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई देख रहा है, केयरफुली देख रहे हैं लोग, है ना, उम्मीदें पाल के देख रहे हैं। इन व्हील एंड वो, या इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इन व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है, दुख, या एडवर्सिटी का मतलब होता है खराब सिचुएशन, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सुख, सुख और दुख में, इसका मतलब ये है। अ ग्रीन हॉर्न इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो किसी का ग्रीन हॉर्न नहीं होता है, हॉर्न ही नहीं होता है ह्यूमन में, पहली बात तो, और ग्रीन हॉर्न तो यहाँ पर इसके लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, इसका मतलब होता है इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। बैग एंड बैगेजेस विद ऑल ऑफ वंस पोजेशन, यानी किसी पे अपना अधिकरण बता रहा है कोई। इन कोल्ड ब्लड डेलिबरेटली, अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, देखिए एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी कीप्ड सीक्रेट, यानी कुछ ऐसा जिसके ऊपर एम्बैरेस हो, शर्मिंदा हो, और जिसको छुपा के रखना चाहिए। तो आ स्केलेटन इन कपबोर्ड का मतलब ये नहीं कि कंकाल को कपबोर्ड में रख दिया गया, इसके मीनिंग पे नहीं जाना है हमें, हमें इसका जो अर्थ है उसको पता करना है। एम्बैरेसिंग फैक्ट यानी जिसके ऊपर एम्बैरेस होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, और उसको सीक्रेट रखा जाए, यानी उसको गोपनीय रखा जाए, कंसील, हाइड करके रखा जाए। फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बिकम एंग्री सडनली, एकदम अचानक से गुस्सा हो जाना, ब्रेस्ट हो जाना। ब्रेक द आइस, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, यानी लोगों से पहली मुलाकात में ही उनको ज्यादा कंफर्टेबल फील करा देना। बीट अराउंड द बश, बीट अराउंड द बश का मतलब है कि मेन पॉइंट को छोड़ के बस आप आसपास की चीजों में बटोरने पे लगे हैं। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, तो मतलब आज कोई यहाँ पर चीज रखी है, ये कोई मेन पॉइंट है, आप मेन पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं, इसके आसपास की चीजों से बस उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे को आप छेड़ रहे हैं, तो ओरिजिनल मुद्दा है उसके ऊपर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बीट अराउंड द बश। टू स्मेल अ रैट, अब चूहे को नहीं सूंघने के लिए बोला है। टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, तो कोई एक रीजन होना चाहिए सस्पेक्ट यानी छानबीन करने का। फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्टली, राइट। एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ के बराबर, यानी इसका मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं एट एन आर्म्स लेंथ। कट अ पुअर फिगर, टू पुट अ बैड इंप्रेशन, तो कट अ पुअर फिगर का मतलब है किसी के ऊपर बुरा छाप छोड़ना, इंप्रेशन का मतलब होता है छाप, तो जब आप अपना छाप छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं खराब, अगर आप अपने इंप्रेशन देते हैं तो कट अ पुअर फिगर। बियर द पाम, टू बी अ विनर, विजेता होना। बॉब्स योर अंकल, टू बिकम इजीली एंड क्विकली अचीवेबल, राइट। तो बॉब्स योर अंकल का मतलब नहीं समझना कि बॉब आपका अंकल है, नहीं, इट बिकम्स इजी एंड क्विकली अचीवेबल, यानी कोई आपको आसानी से और जल्दी अचीव कर लें, उसके लिए हम बोलते हैं बॉब्स योर अंकल, राइट। बीटिंग अबाउट द बुश, तो ये हमने अभी पढ़ लिया। स्पीकिंग इन कंफ्यूजन, अब देखिए बीटिंग अराउंड द बुश यहाँ पर था हमारा, अब यहाँ बीटिंग अबाउट द बुश है। स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजन मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, तो आपस में कंफ्यूजन वे में आंसर करना, जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करते हैं तो बड़े कंफ्यूज होकर आंसर करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट में आंसर करेंगे तो अलग होता है, अगर आप कंफ्यूजिंग वे में आंसर करेंगे और सही आंसर नहीं करेंगे तो इसका मतलब होता है बीटिंग द बुश, राइट, बीटिंग अबाउट द बुश। हिट मी बिलो द हैंड, अब देखिए हिट मी बिलो द हैंड का मतलब है हिट मी बिलो द बेल्ट, राइट, यानी बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है कि नीचे पैरों पे मारने के लिए। हिमालयन ब्लंडर, ग्रेव एरर, बहुत बड़ी कोई एरर होती है तो उसको हम बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। डंकीज ईयर का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, डंकीज के साल नहीं होते हैं, समझिए आप। इन हॉट वाटर्स, टू बी इन ट्रबल, हॉट इन हॉट वाटर से बहुत कॉमन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जब भी आप मुसीबत में हो तो इन टू बी इन अ ट्रबल इन हॉट वाटर्स। क्विक इन द पल्स, मेड समवन एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, तो किसी को एक्साइटेड या इंटरेस्टेड कर दो तो क्विक इन द पल्स। लैटिन एंड ग्रीक यानी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी ये होता है ना इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब क्या होता है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टेबल। देखिए ये इंग्लिश जो है आपको पता है कहाँ से आया, ब्रिटेन या उसके आसपास के जो कंट्रीज थी या फिर वहाँ पर ये इंग्लिश का ओरिजिन हुआ था लैटिन से, तो इसीलिए वहाँ के बाद क्या हुआ, इट ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या था कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, तो लैटिन और ग्रीक का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। एल्बो रूम, वेरी लिटिल फ्रीडम, राइट। ऑन द बैल, टू बी अलर्ट। येलो बैलीज,
कावर्ड्स, तो कावर्ड्स के लिए, डरपोकों के लिए हम बोलते हैं येलो बैलीज। A rolling stone gathers snowmoss, तो a rolling stone gathers snowmoss का मतलब होता है a person who does not settle in one place for a long time does not gain wealth, name और fame। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो एक समय तक एक जगह पर लंबे समय तक ना रुक पाए, ना ही उसके पास धन होगा, ना ही उसके पास नाम होगा, ना ही उसके पास शोहरत होगी, राइट। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो देखिए बॉर्न विद द सिल्वर स्पून बहुत कॉमन फ्रेज है, ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई लग्जीरियस या कोई रिच में पैदा होता है जिसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। एन ऑलिव ब्रांच, जेस्चर ऑफ पीस, तो पीस के जेस्चर के लिए बोलते हैं एन ऑलिव ब्रांच। कुक एंड बुल स्टोरी, तो वाइडली एग्जीग्रेटेड और फॉल्सिफाइड, तो कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और झूठ तरीके से स्टोरी बोला जाए इसलिए बोला जाता है कुक एंड बुल स्टोरी। इन फुल स्विंग यानी वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव। लेट द कैट एंड द कैट आउट ऑफ द बैग, तो यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकालने का मतलब है टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन, जो भी अपने सीक्रेट छुपा के रखा है उसके पता चलने दो, यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, राइट। टेक समथिंग एट अ फेस वैल्यू, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स, तो यानी जो जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना, इस बारे में ना सोच के, राइट, कि वो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में ना सोच के जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू बिगिन अगेन, दोबारा पुनः शुरुआत करना। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड, तो वो होते हैं ना मौसम की तरह दोस्त होते हैं, यानी मौसम बदल गया दोस्त बदल गया, तो इसका मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड, मतलब भी दोस्त। कर्टगल वंस ब्रेन, टू थिंक हार्ड। कम इन हैंडी, यानी कम इन हैंडी का मतलब होता है, या हैंडी का मतलब होता है बी यूजफुल। प्ले इट बाय ईयर, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, तो यानी बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन के कुछ भी करते हैं तो प्ले इट बाय ईयर। वन को वन क्लाउड नाइन यानी वेरी हैप्पी। हार्ट इन द राइट प्लेस, समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, तो राइट, तो समवन को कभी कभार होता है कि समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, हार्ट इन द राइट प्लेस। डाउन द ट्यूब्स, फॉलिंग कंप्लीटली, बिल्कुल बुरी तरीके से गिर जाना, उसको बोलते हैं पुट हिज फुट डाउन, रिफ्यूज टू यील्ड, राइट, मना कर देना। फेयर वेदर फ्रेंड्स, अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलेड ऑन इट्स टाइम्स, यानी किसी के ऐसा दोस्त जिसके ऊपर आप रिले नहीं कर सकते, यानी डिपेंड नहीं हो सकते समय के लेकर, यानी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको मुश्किल वक्त में भी काम आएंगे, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपने फोन करा वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, तो यहाँ उन्हीं दोस्तों की बात करी गई है। कोल्ड फीट का मतलब होता है फील टू बी फ्राइटेंड टू डू समथिंग, तो किसी भी चीज को करने से डर लगता है तो तब हम उस वक्त बोलते हैं कोल्ड फ्ली। Greenhound, inexperienced, face the music to accept unpleasant sequences, consequences। तो unpleasant देखिए consequences का मतलब होता है outcomes, right। unpleasant का मतलब है जो आपके लिए सही ना हो, यानी देखिए प्लीजेंट का मतलब होता है कि जो आपके लिए लाभ है हो, और जो आपके लिए लाभ ना हो जिनमें, उनको हम बोलते हैं अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। फेस द म्यूजिक। लूज योर मार्बल्स का मतलब है टू गो इनसेन, एकदम पागल हो जाना। ही इज हिटिंग ऑन द फेंस, ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन, तो हिटिंग ऑन द फेंस ये एग्जाम में आया था अभी, यूपीएससी ने कोई एग्जाम कंडक्ट किया था शायद सीडीएस या एनडीए का, तो उसमें एग्जाम में आया था ही इज हिटिंग सिटिंग ऑन द फेंस, तो यानी ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन, तो डिसीजन ना ले पाने के लिए बोलते हैं ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट टू टेक टू सीरियसली, यानी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना। टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हीट हम्बल पाए, ईट हम्बल पाए, टू अपोलोजाइज हम्बली, तो किसी से एकदम रिक्वेस्ट करके आप अपोलोजाइज करते हैं ना, हम्बली अपोलोजाइज करते हैं, उसके लिए बोलते हैं ईट हम्बल पाए। बाय लीप्स एंड बाउंड्स स्विफ्टली। रेड टेप, ऑफिशियली रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, तो यानी कुछ ऐसा ऑफिशियली जो ब्यूरोक्रेसी समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ब्यूरोक्रेट और गवर्नमेंट, तो ऐसे कुछ रूल्स, ऑफिशियली रूल्स जिनको मुश्किल कर दें कुछ चीज करने के लिए, रेड टेप। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन राइटिंग, गिव मी दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो मुझे ये लिखित में दो, इन राइटिंग दो, राइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, तो किसी को अवॉइड कर देना क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस है। होल्ड वाटर, अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, यानी
वैलिड और रीजनेबल अपीयर होना, यानी उसके पास कोई वैलिड या रीजनेबल सॉल्यूशन है या फिर रीजन है किसी बात का। होल्ड वाटर। स्लो एंड स्टडी मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। तो आपको बोला जाता है गो स्लो एंड स्टडी, यानी कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते रहो, राइट, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। इन्स एंड आउट्स, डिटेल डिस्क्रिप्शन, किसी चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना, यानी गिव मी इट्स इन्स एंड आउट। वेंट पियर शेप्ड, वेंट टेरिबली रॉन्ग, जब कोई बुरी तरीके से गलत हो जाए। अलादीन्स केव का मतलब होता है अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो अलादीन केव वहीं से आया जहां से ये अलादीन की स्टोरी आई है। तो जिन वाली स्टोरी थी, अलादीन घुस गया, उसके ऊपर उसको जिन मिला और बहुत कुछ मिला। तो अलादीन्स के केव का मतलब होता है कि अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। फाइट शाय ऑफ, यानी टू अवॉइड, अवॉइड करना। बैड ब्लड, ब्लड का मतलब होता है इल फीलिंग, यानी आप मतलब इल, बीमार महसूस कर रहे हो। बरी द हैचेट का मतलब होता है फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। तो पुराने कहते हैं ना, गड़े मुर्दों पे मिट्टी डालो, गड़े मुर्दों पे मिट्टी डालो। तो यानी इसका मतलब होता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। काम अप का मतलब होता है टू बिकम साइलेंट, शांत हो जाना। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट नैप। तो थोड़े समय के लिए आराम कर ले। आप थोड़े लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, फिर आपने थोड़ी सी झपकी ली, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया, यानी शॉर्ट नैप। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट में है, तो एक्साइटमेंट में है तो आप बोलते हैं ना होल्ड योर हॉर्सेस, वी कम टू द जेंटलमैन, वी कम टू यू, होल्ड योर हॉर्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि शांत हो जाओ, हम आपके पास आएंगे। ऑल इन ऑल, हैविंग ऑल अथॉरिटी, किसी के ऑल इन ऑल का मतलब है ही इज ऑल इन ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके पास सारी अथॉरिटी है। लैंड एंड ईयर, लैंड एंड ईयर का मतलब है पे अटेंशन टू, यानी अपने कान रख देना, किसी बात पे ध्यान से देना, पे अटेंशन। कट अ सॉरी फिगर, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, तो किसी के ऊपर खराब इंप्रेशन छोड़ना। हिट द बुक्स टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ना। नाउ अ पीस ऑफ केक, तो अ केक वॉक और पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत इजी टास्क। क्रोकोडाइल्स शेयर, देखिए मगरमच्छ के आंसू, ये तो हिंदी में भी बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, इसका मतलब प्रिटेंडेड शो ऑफ सोरो, यानी दिखावटी का दुख जताना। सोरो का मतलब होता है दुख, ग्रीफ, ग्रीफ सोरो, इसका मतलब होता है पेन, राइट। तो मगरमच्छ के आंसू का मतलब क्या होता है, दिखावटी दुख जताना, दिखावटी रोना, तो ये वहीं से वर्ड आया है। टू होल्ड गुड, टू रिमेन वैलिड, है ना, वैलिड रहना। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को कम समझ नहीं पाए। और लैटिन एंड ग्रीक्स का मतलब क्या होता है, एन इनकॉम्प्रिहेंडेबल, यानी जिस चीज को आप कॉम्प्रिहेंड ना कर पाओ। पुल अ लॉन्ग फेस, टू लुक सैड। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब नहीं है कि लंबा फेस नहीं खींचना है, जब आप लुक सैड करते हो, पुल अ लॉन्ग फेस। बैड ऑफ रोजेस, प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, जब कोई आपको प्लीजेंट कंडीशन हो, बिल्कुल गुड कंडीशन हो, उसके लिए यूज करते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, तो देखा होगा जब मछली पानी के बाहर आती है तो तड़पने लगती है, यानी उसके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, वो रेस्टलेस हो जाती है। तो बीइंग कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, इसके लिए बोलते हैं हम फिश आउट ऑफ वाटर। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, तो किसी के ऊपर कोई चॉइस थोप दी जाए, उसके लिए हम बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। फेंस अप टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करोगे, फेंस अप टू। रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स, तो थोड़े बहुत रिजल्ट्स के साथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। हेल एंड हार्टी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रेन एवरी नर्व, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, तो बोलते हैं ना बिल्कुल हर एक एड़ी चोटी का जोर लगा देना, हिंदी में बोलते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है ट्राई टू एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ किया। जंप द गन, टू डू समथिंग टू सून, तो यानी बहुत जल्दी कुछ कर लेना। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, तो यानी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विनर था, राइट। बी लाइक चॉक एंड चीज, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट। चॉक एंड चीज का मतलब दो बिल्कुल सफेद है बट बहुत डिफरेंट है। ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस होना किसी से। चार्ले हॉर्स का मतलब क्रैम्प। कैरी द डे, विनिंग, जीतना, राइट। व्हाइट एलिफेंट, देखिए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली बट नॉट फॉर यूजेबल, कोई ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा कॉस्टली तो हो बट काम की ना हो, यानी कॉस्टली बट अनलेस पोजेशन, यूजलेस पोजेशन, यानी बिना काम का है या बिना मतलब का है। आप कभी कभार ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जो महंगा तो बहुत होता है लेकिन आपके कोई यूज का नहीं होता, तो उसके लिए बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट।
टू पुट समवन्स बैक यानी किसी को परेशान करना, टू इरिटेट समवन। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, राइट। हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? चीयरफुल, खुश, एकदम आत्मविश्वास से भरपूर। गियर अप फॉर का मतलब होता है गेट रेडी, ये आप याद रखिए, ये इसको डे टू डे लाइफ में यूज करिए। जहां पर होता है गेट रेडी फॉर, तो जस्ट गियर अप फॉर, यहाँ पर इन सबको यूज करिए। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब ना बिल्कुल अलग होगी और लगेगा कि यस यू आर समवन हु नो इंग्लिश वेरी वेल, हु नोज इंग्लिश वेरी वेल। तो इस तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए इंग्लिश को लेकर। तो आप इस तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करिए, तो एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको ये याद रखेंगे। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू ऑर्डर, ऑर्डर करना। लूज योर टच का मतलब नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, यानी देखिए आपने अपनी चकाचौंध खो दी है। हिंदी में बोलते हैं ना चकाचौंध का खो जाना, यानी जैसे आप पहले सक्सेस हुआ करते थे, पहले जैसे थे वैसे अपने। तो यहाँ पर लूज योर टच का मतलब होता है नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, एट वंस एल्बो नेक्स्ट टू समवन। ब्लो अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, तो किसी चीज को एक्सप्लोजन से या आग से जला देना, ब्लो अप। अ फ्लाई ऑन द वॉल, एन अनप्रिसीव्ड ऑब्जर्वर इन द सेम बोट, यानी किसी भी सेम सिचुएशन में फंसे होना। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, तो कहते हैं ना वी आर इन द सेम बोट, यानी भाई जो सिचुएशन तुम झेल रहे हो वो मैं झेल रहा हूँ। हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है बहुत नैरो मार्जिन, तो हेयर का कोई ब्रेथ नहीं होता, आपको पता है बहुत छोटा होता है, यानी इसी के लिए बहुत नैरो मार्जिन से कोई अगर रह गया या कोई बहुत नैरो मार्जिन से पास हो गया, यानी हेयर्स ब्रेथ। ग्रीस समवन्स पाम यानी ब्राइब समवन, तो किसी ग्रीस समवन पाम्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमें आता है ना वो ब्राइब देना, राइट। अ स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप, देखिए अ स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप का मतलब है चाय के बर्तन में स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल, छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ट्रिवियल थिंग्स का मतलब छोटी चीजें। टेल अपॉन का मतलब टू अफेक्ट एडवर्सली, राइट। द स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ डिसिटफुल पर्सन। टिट फॉर डेट, ये हम करते हैं काउंटर अटैक के लिए, जैसे को तैसा, हिंदी में यही बोला जाता है, जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट, काउंटर अटैक। विन लॉरेल्स का मतलब होता है, देखिए विन लॉरेल्स का मतलब होता है टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना, राइट। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बेयरली मैनेज टू स्केप, यानी बड़ी मुश्किल से किसी जगह से स्केप करना, भागना। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली, तो किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी पर्सन के ऊपर भरोसा करना कि वो चीजों को एफिशिएंटली कर सके। लेट डाउन का मतलब टू फेल, यानी कहते हैं ना डोंट लेट मी डाउन, तो मुझे निराशा मत करना, यानी फेल मत हो जाना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल, यानी ये इसको स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो इट। कैच अप अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। नॉक डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश। लेट डाउन हो गया हमारा। नाउ ईट लाइक अ हॉर्स, ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा, देखिए हॉर्स की तरह खाना नहीं होता। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तब हम बोलते हैं। बीट अराउंड द बश टू अवॉइड द टॉकिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंस। रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे, कोई दिन जो यादगार होता है, इसको मतलब दिस इज अ रेड लेटर डे फॉर मी। रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए रीड बिटवीन द, टीचर्स भी आपको बहुत बार बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट, तो यानी किसी चीज को समझना, राइट। आपने सिर्फ रीड कर लिया, तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी चीज को डीप में जाके उसको समझना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, तो इसलिए हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। अ किक इन द टिथ, यानी दांत में किक नहीं करना। गेट डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज से निराश हो जाना। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा निराश अगर कोई चीज आपको कर दे। अ किक इन द टिथ। डोंकीज ईयर का मतलब लॉन्ग टाइम। गो टू द वॉल का मतलब होता है फेल, राइट। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल। तो ये हमने यहाँ पर 120 इडियम्स एंड फ्रेजेस इस पार्ट में डिस्कस करे, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या होता है कि जो सामान्य तौर पे हमारी जो लैंग्वेज है वो हम नॉर्मल इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। हम कोशिश नहीं करते कि उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करें। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा एडिशनली उसमें वर्ड्स को यूज़ करें, थोड़े स्टैंडर्ड उसका बढ़ाएं, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करें,
तो अगर आप इस तरीके से इनको सीखें, देखो याद तो आपको करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप इसको जितना से ज़्यादा हो सके अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, उससे होगा ये कि आप इसको याद करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में आपको इनके मीनिंग भी पता रहेंगे। जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा एक ईडियम और उसके साथ 4 उसके ऑप्शंस कि इनमें से मीनिंग बताइए, तो आप झटके से टिक कर देंगे कि भाई पहला वाला मीनिंग है, ए मीनिंग है या डी मीनिंग है या सी है, बी है। तो जो भी मीनिंग रहेगा वो आप टिक कर देंगे। तो इसीलिए जो वोकैब की पे कोशिश क्या होती है, वोकैब पे कोशिश ये होती है कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन और डेली लाइफ में यूज़ करें। ग्रामर के रूल्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन वोकैब में आपको क्या करना होता है, याद करने के साथ साथ आप उनको अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ करिए। फिर मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरे एग्जाम्स को देखिए जहाँ पर ये वोकैब पूछी जा रही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस जा रहे हैं, उन एग्जाम्स को जाइए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ प्रैक्टिस करिए। तो इसी तरीके से आपको वोकैब याद होगी। आपको वोकैब में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब आपकी 40 to 50% है। अब यही तो उसमें आता है, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, और आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, यही पूछा जाता है वोकैब में। तो इस पे आपको खास ध्यान रखना है, इसको आपको डीप में जाके पढ़ना है, और जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको डेली अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो बाकी के जो हम वर्ड्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।